एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान में मानसा। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ रिलेटेड टू द क्लाइमेटोलॉजी एंड इसमें हम काफ़ी डिटेल में डाइव इन करने वाले हैं इनटू व्हाट इज़ क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट कैसे फॉर्म हो रहा है ऑन द अर्थ। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे क्यों डिफरेंट क्लाइमेट फॉर्म होता है। हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए थे काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो बच्चों ने देखा नहीं है। पार्ट 1 they can go and watch the terminologies which we discussed for climatology, like convection, conduction, advection, terrestrial radiation, long wave and short wave radiations, heat budget, हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। सो अब हम जो करने वाले हैं वो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग को पहली सीरीज़ अच्छी लगी होगी। एंड विद दिस क्लाइमेटोलॉजी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि क्लाइमेटोलॉजी का जो पार्ट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस में भी एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो विद दिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट्स डिस्कस द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। नाउ जो एयर है, मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में ही बताया था, जो एयर है वो जब सरफेस को टच करती है इट बिकेम हॉट होती है। अभी हॉट एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस पार्ट कि जो जब जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, हमारा जो टेम्परेचर है इट डिक्रीजेज इन द ट्रोपोस्फियर एंड इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना ऑफ द ट्रोपोस्फियर। दैट इज़ 165 किलोमीटर पे, एवरी 165 किलोमीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर आपका डिक्रीज डाउन हो जाता है। समझ में आया? अब यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब एयर जो है एक्सपैंड करती है, जब वो हीट अप होती है, जब वो सरफेस के क्या होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन इट इज़ कूल्ड। जब वो कूल हो जाती है ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो गई। मैंने बताया एवरी 165 किलोमीटर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही वो कम हुई क्या हो जाता है, उसमें कंप्रेस्ड हो जाती है एंड इट बिकेम कूल्ड। एंड ये डिफरेंस क्रिएट क्या ऑन करता है, ये डिफरेंस की वजह से, वेरिएशन की वजह से क्या क्रिएट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। दिस कॉज द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। मैंने आपको बताया था सी ब्रीजेस वाला पार्ट 1 में कि सी ब्रीज में हाई प्रेशर मतलब टेम्परेचर इज ज़्यादा, मतलब प्रेशर इज लो। टेम्परेचर इज कम मीन्स प्रेशर इज हाई, बिकॉज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दिस कॉज द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर, जो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हुआ है, टूवर्ड्स द लो प्रेशर कंडीशन। यू कैन सी हेयर, मैंने एक आपके लिए डायग्राम शो किया है। तो यहाँ पे सपोज जो हीट थी वो सपोज 30 डिग्री सेल्सियस आपका एयर का कंडीशन था। अब जैसे जैसे वो कम ऊपर गई वैसे वैसे वो डिक्रीज डाउन हो गई, 10 डिग्री सेल्सियस हो गई। और जैसे हीटअप होती है तो वो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड होने की वजह से वो ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, एंड ठंडी होती है देन कंप्रेस होके अगेन इट कम डाउन एंड बिकेम वार्म। सो दिस ऑल इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। क्लियर? नाउ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कंडक्ट होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कंडक्ट होगा जब, तभी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऊपर नीचे सर्कुलेशन इसी को कहते हैं। तो प्रेशर का मतलब हुआ जब हाई से लो की तरफ जाती है, दैट कॉज अ कंडीशन विच क्रिएट अ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। नाउ द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर इज कंटेन्ड इन द यूनिट एरिया फ्रॉम मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डेफिनेशन है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। तो वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर, एक कॉलम ऑफ एयर के वेट को जब हम मेजर करते हैं इन द यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिस भी एरिया का मेजर कर रहे हैं उसका टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर को, उस वेट ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं, वेट ऑफ कॉलम जो निकल कर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। लाइक वाइज इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली का जो आप अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट विल बी अप्रॉक्स 216 के अराउंड होगा अप्रॉक्स।
अप्रॉक्स मतलब 200 से ऊपर ही होगा, क्योंकि दिल्ली जो एक तरीके से आप कह सकते हो कहाँ पर है, हाइट पर है। सो दिल्ली का थोड़ा ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है इट गेट एक्सपेंड, मैंने बताया था एक्सपेंड हो जाती है, कूल हो जाती है, तो वो भारी हो जाती है, क्योंकि कूल हवा की क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो दैट्स वाई दिस इंक्रीजेज। और अगर हम आप देखें कि आप कोस्टल एरियाज़ के पास देखेंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कम मिलेगा। और इसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, एमबी में मेजर किया जाता है या फिर पैस्कल्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। वाइडली यूज्ड इस किलो पास्कल, रिटन इज एचपीए लिखते हैं, किलो पास्कल मोस्टली यूज होता है तो इसको एचपीए लिखते हैं। अब जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या प्रेशर है वो ग्रेविटी से भी इफेक्ट होगा, वी ऑल नो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है एयर को, तभी तो एयर ऊपर जब जाती है एक्सपैंड होती है तो वो नीचे आ जाती है। तो एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द मर्करी बैरोमीटर से भी हम मेजर करते हैं इसको। फाइन, नाउ एयर ऑन द सर्फेस मैंने अभी आपको बता दिया हिंदी में कि एयर ऑन द सर्फेस इज डेंसर एंड हेंस हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हाई प्रेशर मतलब कि टेम्परेचर इज लेस, सिंपल सी बात है। और सरफेस पे है, डेंस हो गई, ऊपर चली गई, ऊपर गई, एक्सपेंड हुई, ऊपर चली गई, कंप्रेस हुई, एंड देन इट गेट एक्सपेंड व्हेन इट कम डाउन, ठीक है। तो विद दिस आपको ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके लिए टेबल लेकर आई हूँ विच इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, और ये इम्पॉर्टेंट है। सी मैंने पास्ट ईयर पेपर जब मैंने उठाए प्री एंड मेंस के, तो आई हैव फाउंड दैट दे आर नॉट asking only between the lines, they are not only asking between the lines, they are also asking from the boxes, from the images की labeling etc. You can ask from anywhere from NCERT, and NCERT is a bible for everyone. Fine, now जो सी लेवल है वहाँ पे जो प्रेशर होता है, हमने अभी बताया MB is a unit of air pressure, वहाँ पे कितना है 1013.25, एंड टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 15.2, ठीक है। जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर गए, मतलब सी लेवल की हाइट से थोड़ा ऊपर गए, वैसे ही हमारा ड्रास्टिकली क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। मैंने बताया प्रेशर कम हो गया, एंड सेम विद द टेम्परेचर भी कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आई टोल्ड यू 165 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम 15 किलोमीटर ऊपर गए तो 540.48 हो गया, और ड्रास्टिकली कम हुआ, एंड टेम्परेचर तो माइनस में चला गया। एंड देन जब हम 10 किलोमीटर ऊपर गए तो और ड्रास्टिकली प्रेशर डिक्रीज डाउन हुआ, और नेगेटिव में टेम्परेचर चला गया। सो विद दिस आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सी लेवल है उस पर कैसे प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करता है डिफरेंट स्टेजेस पे। नाउ वी कम टू द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर्स के बारे में, ठीक है ना। प्रेशर सिस्टम जो है, लेट मी, अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात इन्होंने बोली, सो आपको ये पता होना चाहिए, आइसोबार मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए थे, ये आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, दीज आर द कनेक्टिंग लाइन ऑफ द सिमिलर टेम्परेचर ग्रेडियंट को ये मेजर करते हैं, ठीक है। अब आइसोबार्स जो होते हैं वो लो एंड हाई उनका होते हैं, ठीक है। लो एंड हाई का मतलब क्या होता है, सी अभी मैंने बताया जब एयर हीटअप होती है ये ऊपर जाती है एंड इट्स गेट एक्सपेंड्स, ठीक है। ऐसे जब ये एक्सपेंड करती है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होंगी, यहाँ पे आके कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, लो प्रेशर कंडीशन। जब आपकी जो विंड्स हैं, जो आपका जो सिस्टम जो आपका विंड है, मतलब जो भी विंड आपकी है वो बाहर की तरफ जाएगी, तो यहाँ बीच में कौन सा कंडीशन क्रिएट होगी, लो प्रेशर कंडीशन। एंड हाई प्रेशर कंडीशन कब होती है, जब जो आपकी विंड्स हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं, बाहर जाती हैं तो लो प्रेशर कंडीशन, एंड अंदर आती तो हाई प्रेशर कंडीशन। सो जो आइसोबार होते हैं, लो प्रेशर सिस्टम इज इनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार से इंक्लोज होते हैं, और हाई भी इंक्लोज्ड ही होते हैं। बट इनमें कंडीशन क्या होती है, उसमें एयर अंदर आती है और इसमें एयर बाहर जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। देखो, आइसोबार को पढ़ने के लिए हमें डिटेल में डाइव इन करना पड़ेगा, क्योंकि आइसोबार जो है वो इज़ नॉट अ परमानेंट फिनोमिना।
it gets shifted on the basis of apparent movement of सन. apparent movement of सन की वजह से, मतलब सन ऊपर नीचे जब जाता है वैसे वैसे जो कंडीशन, जो भी टेम्परेचर कंडीशन क्रिएट होती है उस वजह से आइसोबार भी डिफर करते हैं. ठीक है. सो मैं आपके लिए इमेज लेकर आई हूँ जो कि एनसीईआरटी से ही है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एनसीईआरटी इज़ अ बाइबल एंड यू मस्ट इम्बाइब एवरी वर्ड ऑफ इट एंड एवरी डायग्राम ऑफ इट. तो ये दोनों इमेजेस जनवरी एंड जुलाई की मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस करी थी, रिलेटेड टू आइसोथर्म रिलेटेड करी थी. एंड अब मैं आइसोबार विच मेजर द प्रेशर. आइसोथर्म क्या मेजर करता था? आपका टेम्परेचर. आइसोबार क्या मेजर करता है? आपका प्रेशर. फाइन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये प्रेशर करता है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर इन जनवरी एंड जुलाई अभी हम डिस्कस करेंगे. सो अलॉन्ग द 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? इक्वेटोरियल लो होते हैं. ये मैं आपको आगे बताऊंगी इक्वेटोरियल लो कहाँ होते हैं एंड सब ट्रॉपिकल हाइज कहाँ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ इसी पार्ट में. सो इक्वेटोरियल लो यहाँ पे क्रिएट कंडीशन हो जाती है 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में. ठीक है. तो फर्दर पोलवर्ड जब हम जाते हैं 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ में, लो प्रेशर बेल्ट्स आर टर्म्ड एज अ सब पोलर लो कहलाई जाती हैं वहाँ पे. नाउ नियर द पोल द प्रेशर इज हाई. जहाँ पोल्स हैं वहाँ पे प्रेशर क्या है? इट इज हायर एंड इट इज नोन एज अ पोलर हाई. तो सब पोलर हाई में लो प्रेशर कंडीशन होती है एंड पोलर हाई में देयर इज अ हाई प्रेशर कंडीशन एंड दीज प्रेशर बेल्ट्स गेट शिफ्टेड ड्यू टू वाई? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ apparent मूवमेंट ऑफ द सन. apparent मूवमेंट ऑफ सन की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस शिफ्ट होता है. टेम्परेचर जैसे शिफ्ट होगा वैसी प्रेशर आपका शिफ्ट होगा. आइसोथर्म आइसोबार दोनों इफेक्ट होंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वन मोर थिंग मैं इसमें डिस्कस करूँगी जो कि आपकी एनसीईआरटी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करती है. सबसे पहली बात आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन. ऐसा क्यों भाई? ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही है ना, और ये जनवरी ही चल रहा है ना. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है जनवरी में? जो सन होता है दैट इज ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन में होता है. तो यहाँ पे तो चलो हमें समझ में आया कि टेम्परेचर कम हो गया, दैट्स वाई हाई प्रेशर कंडीशन जनरेट हो गई. बट वाई लो कंडीशन? बिकॉज आई हैव टोल्ड इन पार्ट 1. जो पार्ट 1 देखा होगा उसको पता होगा यहाँ पे कौन से करंट्स हैं. दीज आर द वार्म ओशन करंट्स विच आर फ्लोइंग. वार्म ओशन करंट्स फ्लो कर रहे हैं. मैंने बताया था कौन से करंट्स थे. आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द, यहाँ पे कौन से हैं? दैट इज गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ एटलांटिक currents. These are the warm currents. And warm current मतलब temperature high, pressure low, low pressure condition developed. Getting my point? अब एक और बात कि भैया यहाँ पे भी हमें हाई प्रेशर कंडीशन दिख रही है साउथ में भी, जबकि साउथ में तो जनवरी के टाइम में क्या होगा? there will be sun over the tropic of कैप्रिकॉन. बट यहाँ पे क्यों दिख रही है? अब ये ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है. दीज आर द ओशंस. मैंने बताया था लेटेंट हीट के बारे में, स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में, लैंड एंड वाटर की पार्ट 1 में. तो वाटर जो होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है कंपेयर दैट ऑफ द लैंड. वो देर से ठंडा होगा, देर से गर्म होगा. अभी तक सन यहाँ था जुलाई में, जब सन यहाँ आया उसे टाइम लग रहा है ठंडा गर्म होने में. ठंडा ही है वो अभी तक. तो यहाँ पे कैसी कंडीशंस हैं? हाई प्रेशर कंडीशन है. मगर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? इतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड आइसोबार्स नहीं मिलेंगे, जबकि यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है क्योंकि दीज आर द लैंड कंडीशन. यहाँ पे जल्दी ठंडी आ गई. यहाँ पे अभी ठंडा है बट उतना नहीं है. फाइन. ये हिंदी में समझोगे ना तो इजीली इम्बाइब होगा एंड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू जुलाई. जुलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया. सेम जो जनवरी की कंडीशंस थी वैसी नहीं रही अब जुलाई में. जुलाई में क्या हुआ? जो सन था दैट मूव्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आया तो क्या हुआ भैया? यहाँ पे तो अभी तक क्या चल रहा था? लो प्रेशर कंडीशन थी बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ एटलांटिक. अब क्या हुआ अचानक से? अब क्या हुआ? अरे भाई एक और कंडीशन भी तो बन रही है. सब वो है कौन सी? दैट इज यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है. वाटर की स्पेसिफिक लेटेंट हीट
क्या होती है, कम होती है, मतलब कि वो जल्दी से ठंडा नहीं होता है, जल्दी से गर्म नहीं होगा। तो जब यहाँ पे सन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अब ये क्लोजली पैक्ड नहीं है एकदम, आपको दिख नहीं रही है, एक आधी रिंग दिख रही होगी, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्लोजली पैक्ड होती जा रही हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, यहाँ पे दूर दूर हो गई थी ऑलमोस्ट, यहाँ पे फिर से पास पास आ गई, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कंडीशंस क्रिएट हो गई, यहाँ पे ठंड आ गई, जुलाई का मौसम, ठीक है। तो विद दिस आइसोबार का कंसेप्ट क्लियर, आइसोथर्म का कंसेप्ट हमने पहले पार्ट में क्लियर कर लिया था। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। नाउ विंड्स जो है वो बड़ी, यार देखो मैं कहना चाहती हूँ, विंड्स को आप जहाँ ले जाओगे वहाँ चली जाएंगी, यहाँ पे एक पिलर खड़ा कर दोगे वो रुक जाएगी, हो जाएगा ना। तो विंड की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन डिफर करती है, किस बेसिस पे, इसको हम डिटेल में करते हैं। सो अभी तक मैंने बताया कि जो विंड है दैट मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है। सरफेस पे उसे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी महसूस होता ही होगा, जो नीचे वाली एयर है वो हीट अप होती है, उसे फ्रिक्शन भी महसूस होता है। एक इंपॉर्टेंट फोर्स के बारे में बताती हूँ, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये तीन तो फोर्स लगी रही है उस पर, और कौन सी फोर्स एक और लग रही है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट, ओके। अब हम बात करते हैं what is the definition of this pressure gradient force. Now the difference in the atmospheric pressure provides a force. जब हम difference atmospheric pressure में आएगा, high और low में जब वो जाएगी तो वो क्या करेगी, एक force generate करेगी. Now the rate of change of pressure with respect to the distance is the pressure gradient. अब वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होता है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, की कितनी दूर तक वो ड्रैग होती हुई विंड जा रही है फ्रॉम हाई टू लो, दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड कंडीशन में क्या होगा, दीज आइसो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आर स्ट्रॉन्ग when isobars are closely packed. Fine. Now next important is frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया, कुछ एयर जो होती है वो सरफेस से टकरा रही है, अड़ रही है, कोई चीज़ उसके बीच में आ रही, तो उसे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। मगर सी के ऊपर जैसी हो जाएगी फ्रिक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ओवर द सी इट डिक्रीजेस। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज समटाइम द स्टेटमेंट्स कम एंड इट में आस्क, क्योंकि आजकल आप देख रही हो असर्शन एंड रीजनिंग बहुत आ रही है, एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट कॉमन इन यूपीएससी एंड every form of exams I am feeling. Now when we come to the Coriolis force, Coriolis force की कहानी है भैया। Coriolis force इन्वेंट हुई थी 1844 में इन्वेंट हुई थी, ठीक है, बाय द फ्रेंच फिजिस्ट ने ये इन्वेंट करी थी। और ये होती क्या है एक्चुअल में, क्या होता है, जो अर्थ है ये कैसे रोटेट कर रही है, अर्थ कैसे रोटेट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है, वी ऑल नो। अभी अर्थ जैसे रोटेट करती है वैसी हमारी क्या होती है, विंड मूव करती है ना। अब ये विंड जो है जैसी मूव कर रही है तो इस साइड हमारा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस साइड हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। जब विंड ऐसे मूव करी तो इट मूव लाइक दिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर in the anti-clock direction, whereas in the southern direction it move like this, clockwise direction. Are you getting my point? अब एक और फैक्टर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स के बारे में, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। जितना ज़्यादा एंगल उतना क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स उतना ज़्यादा मीन्स कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। जैसे कि जो आपका इक्वेटर है, यहाँ पे आपको कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलती है, इक्वेटर पे नो कोरियोलिस फोर्स ऑन इक्वेटर, फाइन।
whereas as we move towards pole it increases. So कभी आपने ये देखा है कि इक्वेटर की तरफ कोई साइक्लोन आ रहा है? नहीं भैया, साइक्लोन क्यों कॉज होता है? साइक्लोन कैसे मूव करता है? क्या वो लिविंग बीइंग तो है नहीं, कोई तो फोर्स उसका साथ दे रही है. दैट इज कोरियोलिस फोर्स विच इज गिविंग. ठीक है, समझ में आया ये वाली बात. नेक्स्ट है हाउ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज अफेक्टेड. अब वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में हमें 3 चीज़ें पता चली कि 3 जो फोर्सेस हैं वो वर्क करती है उस पर. मगर वो अफेक्ट कैसे हो रही है भाई? व्हाट आर द कंडीशंस? सी, जो अपर लेयर है विंड की वो कुछ दूरी पर है, 2 to 3 किलोमीटर है अर्थ से. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल ड्रैग वर्क नहीं कर रहा. ठीक है, फ्री ऑफ फ्रिक्शनल ड्रैग से वो फ्री है. एंड इट इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. अब व्हेन द आइसोबार आर स्ट्रेट, आइसोबार अब कैसे होगा? स्ट्रेट. जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, आइसोबार आर मूविंग स्ट्रेट. Isobar are straight and there is no friction. The pressure gradient force is balanced by the Coriolis force and the resultant wind blowing parallel to the isobar. और इस विंड को क्या कहेंगे हम? आइसोट्रोपिक विंड्स बोलेंगे. जब फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाए और कौन कंट्रोल करे उसे? Coriolis force and the pressure gradient force, then this type of wind is known as a geostrophic wind. I hope you are cleared with this. विंड अलग होती है, विंड को 3 चीज़ें कंट्रोल करती हैं एंड जियोस्ट्रॉफिक विंड को सिर्फ 2 चीज़ें कंट्रोल करती हैं. दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द कोरियोलिस फोर्स. नाउ द विंड जो होती है वो सर्कुलेट करती है एंड ये सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? साइक्लोनिक सर्कुलेशन. दीज सर्कुलेशंस आर नोन एज cyclonic circulation. Suppose ये विंड है, इट इज गेटिंग हीटेड अप हुई, गर्म हुई, भाप बनी, ऊपर गई, कंडेंस हो गई. कंडेंस होने के बाद क्या हुआ? वो ठंडी हो गई एंड ठंडी होकर क्या हुआ? दैट कम डाउन. ठीक है, अब यहाँ जाके फिर से क्या हुआ? गर्म हो गई, इट मूव अप. अब ऊपर गई तो क्या हुआ? इट मूव डाउन. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये साइक्लोनिक कंडीशंस जो होती हैं ये एक कन्वे बेल्ट की तरह, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे ऊपर नीचे एक कन्वे बेल्ट चलती रहती है जो आपके लगेजेस एंड बैगेजेस आपको ट्रांसफ़र करती है, उसकी तरह दिखेगी आपको. सो दिस इज़ द होल फिनोमिना. और ऐसे ये विंड मूव करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दीज विंड्स आर नॉट कॉन्स्टेंट. मैंने अभी बताया बिकॉज ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन ओवर द अर्थ. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ दिस जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती हैं? वो हैं 5 चीज़ें. और ये 5 चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं? मूवमेंट ऑफ द प्लानिटरी विंड. हमने कल पढ़ा था विंड्स में 3 टाइप की मैंने विंड्स बताई थी आपको, जिसमें हमने प्लानिटरी विंड्स के बारे में भी पढ़ा था. बट खैर आप जाकर उसको देख लीजिएगा एंड देन यू कम टू दिस वीडियो. नाउ सबसे पहला फैक्टर क्या है जो हमारी प्लानिटरी विंड को मूवमेंट कराता है? दैट इज लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग. लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग का मतलब क्या हुआ? हर लैटिट्यूड पे क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट, ना ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ? लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग का मतलब हुआ कि हर लैटिट्यूड पे डिफरेंट इंसोलेशन आता है. मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है एंड उस बेसिस पे एक तो वेरिएशन होती है. दूसरा होती है इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट. प्रेशर बेल्ट कैसे वहाँ पे बन रही हैं उस वजह से. तीसरा होती है माइग्रेशन ऑफ बेल्ट following the apparent path of the sun. फोर्थ आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में.
distribution of continents, oceans. And next is fifth part, that is the rotation of अर्थ. इन सब कंडीशन को हमने पार्ट 1 में भी ऑलमोस्ट कवर किया है, जिस वजह से क्या हो रहा है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, और अल्टीमेटली सन की वजह से हमारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो डिफर कर रही हैं, एंड दैट कॉज अ प्लैनेटरी विंड्स, एंड दिस कॉज अ जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है. नाउ तो जो जनरल सर्कुलेशन होता है ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो सेट इन द मोशन में चलता है, तो द ओशन वाटर भी उससे ही इन्फ्लुएंस्ड होता है. हम आगे पढ़ेंगे जो एल नीनो ला नीना वाला कंसेप्ट था, उसको भी डिटेल में हम करेंगे कि कैसे जो एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलेशन की वजह से कैसे मूवमेंट एल नीनो ला नीना आ जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस इमेज को देखते हैं. तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दिस इज अ 0 डिग्री. 0 डिग्री मतलब ये इक्वेटर है. यहाँ पे सनरेज हमारी क्या है, इंसोलेशन ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, मतलब कॉन्स्टेंटली आता है, नॉट मोर नॉट लेस, बिकॉज आई टोल्ड यू यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होते हैं क्लाउड्स की वजह से इंसोलेशन यहाँ पे कम होता है. बट यहाँ पे कुछ ईस्टर्लीज आ रही हैं, देख रहे हैं आप, दिस इज द हाई लैटिट्यूड, आई शैल मेक इट. तो ये कैसे, यहाँ पे कौन सी कंडीशंस डेवलप हो गई हैं, लो प्रेशर कंडीशन, और यहाँ पे हाई प्रेशर. तो डायरेक्शन ऑफ विंड क्या हो जाएगी, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो. ओके. तो जब यहाँ पे विंड्स ऐसे हाई टू लो आई तो ये ऊपर की तरफ उठी, आई हैव टोल्ड यू. ठीक है. हीट अप है विंड, तो ऊपर की तरफ गई, दे गेट कंडेंस, कोल्ड हो गई, एंड दे वेंट डाउन अगेन. सो दिस आर द सर्कुलेशंस, और इन सर्कुलेशंस को क्या बोलते हैं, हेडले सेल. यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होंगी, एंड यहाँ पे आपको डॉल्ड्रम्स भी मिलेंगे. ठीक है. तो डॉल्ड्रम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो हेडले सेल जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रहते हैं. दीज आर थर्मली डायरेक्ट सेल. थर्मली डायरेक्ट मतलब थर्मली मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सन. टेम्परेचर से डायरेक्ट होते हैं. मैकेनिज्म क्या है, इंटेंस हीटिंग एट द इक्वेटर पे इंटेंस हीटिंग की वजह से क्या हुआ, एक्सपैंड हुई, ऊपर गई, कंडेंस हुई, कोल्ड हुई, तो इट कम डाउन एंड कॉज द warm moist air to rise, creating the equatorial low pressure. These are known as ITCZ. ITCZ की फुल फॉर्म क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, डॉल्ड्रम्स बोलते हैं. अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है इनका, द राइजिंग एयर रीचेज द ट्रोपोपॉज एंड मूव पोलवर्ड्स. जैसे ही ट्रोपोपॉज की तरफ पहुंचती हैं ये पोलवर्ड्स जाने लगती हैं, क्योंकि ट्रोपोपॉज के बाद क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर आ जाएंगे, और वहाँ पे कोई भी वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होती हैं. ठीक है. नाउ सबसिस्टेंस अराउंड द 30 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ पे ये सबसाइड हो जाते हैं, एंड जो कोल्ड एयर होती है बिकेम डेंस एंड सिंक डाउन टू द कोरियोलिस फोर्स बन जाती है, एंड डिफ्लेक्ट्स क्रिएटिंग द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड. और ये वाली हॉर्स लैटिट्यूड बन जाती है. हॉर्स लैटिट्यूड नाम तो दिया है क्योंकि अर्लियर जब अरब्स या फिर जो लोग थे जो यूरोप वगैरह से आते थे, वो यहाँ से इंडिया से वहाँ जाते थे. अब क्या होता था, अब वहाँ पे काम कंडीशन क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर कंडीशन. सब ट्रॉपिक पे जैसी वार्म हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हुई, क्या हुआ वहाँ पे, क्या हो गई, हवा क्या हो गई, धीरे हो गई. अब पहले इलेक्ट्रिकल और मोटराइज्ड आपकी शिप्स तो थी नहीं, वो तो हवा से चलती थी. अब वो के उनके पास क्या होते थे, घोड़े होते थे, गाड़ी तो होती नहीं इस ज़माने में, तो वो घोड़ों को उसमें डाल देते थे सो दैट वो जो बोट थी वो लाइट हो जाए एंड कैन मूव फॉरवर्ड विद द स्लो एयर ओनली. बट धीरे धीरे वो चलती थी, मगर चलती थी. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं. ठीक है. Now surface wind is sinking and flow back towards the equator as a trade wind and northeastern trade in the northern hemisphere and southeastern trade wind in the southern hemisphere. ठीक है. इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं. जो विंड्स के नाम रखे गए इन्होंने डायरेक्शन बेसिस पे रखे गए. नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रही है. ठीक है. नॉर्थ को जा रही है ईस्ट की तरफ. देखिए, सो जैसे ये सर्कुलेशन हुए तो ये विंड फिर से रिवर्स बैक हुई, एंड दिस कॉज अ
जो हमने पढ़ा ट्रेड विंड्स बन गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द फेरल सेल। फेरल सेल ये लैटिट्यूड में होते हैं। फेरल सेल 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। यहाँ पे कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती हैं? देखो यहाँ पे हमारी क्या हो रही थी, एयर नीचे आई। अब नीचे आई तो क्या हुई, फिर से क्या हुई है, गर्म हो गई। गर्म होने पे एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होने पे फिर ये ऊपर चली गई, ऊपर गई, फिर ये ऐसे, तो ये इसने रिवर्सल कर दिया इस वाले सिस्टम का। तो ये वाला सिस्टम क्या, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फेरल सेल बोलते हैं। अब जो फेरल सेल है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रहते हैं। थर्मली इनडायरेक्ट सेल बोला जाता है बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय द एडजेसेंट हेडले एंड द पोलर सेल। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सन की रेज नहीं आ रही है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू टेम्परेट रीजन पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है, मगर ये इन दोनों सेल की वजह से इनडायरेक्टली क्या हो रही है, इनका रोटेशन हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है, जो एयर है वो सबसाइड करती है एट द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जैसे कि 30 डिग्री पे एंड फ्लोज पोलवर्ड्स, और ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर कहाँ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जो कि पोल पे है, अलॉन्ग द सर्फेस टुवर्ड्स द 60 डिग्री लैटिट्यूड। नाउ सरफेस विंड जो है दे डिफ्लेक्ट्स बाय द, ये जो सरफेस विंड है दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय द कोरियोलिस फोर्स टू फॉर्म द वेस्टर्लीज। और ये क्या सरफेस विंड क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती हैं। किसके थ्रू डिफ्लेक्ट हो जाती है, कोरियोलिस फोर्स। मैंने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो होती है दैट मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन सदर्न दैट मूव्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू फॉर्म द वेस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज ऐसे जाती हैं, वेस्टर्लीज हमारी ऐसे जाती हैं। वेस्टर्लीज कहाँ फाउंड होंगी, आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में। एंड ईस्टर्लीज आपकी कहाँ पे फाइंड आउट होती है, वहाँ कहाँ पे होती है, सब ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल, हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में। फाइन। नाउ कन्वर्जेंस जोन क्या होती है, कन्वर्जेंस जोन जहाँ पे जाके वो मिलती हैं। एट 60 डिग्री लैटिट्यूड वार्म westerly meets the cold polar winds at the polar front and force the air to rise and create the subpolar low pressure belt। ये क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सबसाइड हुई, ये फिर यहाँ मूव करी, गर्म होने के बाद फिर ऊपर उठी एंड फिर यहाँ आ गई, ठीक है, एंड फिर ऐसे चली गई, ठीक है। अब ये उठी तो इस साइड भी गई, कुछ इस साइड गई, कुछ इस साइड गई। फाइन। जब इस साइड गई तो फिर ये जाके क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हुई तो फिर नीचे आ गई, फिर ये इन्होंने, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई, हाई प्रेशर। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ डाइवर्ज आउट हुई, यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो गई, लो प्रेशर। और पोलार पे कौन सी कंडीशन क्रिएट हुई, नीचे सबसाइड करिए, दैट इज अगेन द सब पोलार लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई, ठीक है। फाइन। अब पोलार सेल्स क्या होते हैं, पोलार सेल हाई लैटिट्यूड 60 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं। दीज आर थर्मली डायरेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब ये सबसाइड जब हुई तो आप देखेंगे ये जैसी सबसाइड हुई यहाँ पे क्या हो गई, गर्म हुई, गर्म हुई तो फिर से ये क्या हुई, मूव करी, ऊपर गई, गर्म होने के बाद ऊपर गई, कंडेंस हुई, फिर से ये क्या हो गई, नीचे आ गई। सो दिस इज द सेल ऑफ पोलर सेल। पोलर सेल क्या होता है, पोलर थर्मली डायरेक्टेड सेल्स। थर्मली एंड मैकेनिज्म क्या होता है, इंटेंस कूलिंग एट द पोल कॉज द कूलिंग। इंटेंस कूल्ड होता है पोलर रीजन, वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा, जो एयर होगी वो डेंस होगी, वो सिंक डाउन करेगी, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। नाउ सरफेस विंड्स कैसी होती हैं, आउटफ्लोन एयर मूव्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, क्योंकि हाई से लो जाता है हमें पता है। जब पोल पे भाई क्या है, टेम्परेचर कम, सपोज पोल पे टेम्परेचर क्या है, सपोज क्या होता ही है, टेम्परेचर क्या है, कम, टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई, प्रेशर हाई, तो यहाँ हाई प्रेशर कंडीशन। अब ये कहाँ, लो प्रेशर कंडीशन कहाँ है, इक्वेटर पे। टू हाई टू लो क्या होगी, विंड आपकी चली जाएगी। अब जैसी हाई टू लो जाती है विंड तो क्या होगा, वो क्या करती है, आउटफ्लो टूवर्ड मूव्स टूवर्ड द इक्वेटर एज द पोलार ईस्टर्ली, और इसको हम इन विंड्स को क्या कहते हैं, पोलार ईस्टर्ली बोलते हैं। एंड दे कन्वर्ज एट द 60 डिग्री लैटिट्यूड। These cold wind clashes with the warm westerly, forming the
पोलर फ्रंट वेयर एयर राइज टू कंप्लीट द सेलुलर लूप, और इससे हमारे 3 सेल्स हमारे बन जाते हैं. दैट इज फर्स्ट हेडले सेल, देन फेरल सेल एंड देन द पोलर सेल. नेक्स्ट वी कम टू द इफेक्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से क्या प्रेशर और इफेक्ट क्रिएट होता है ऑन द ओशन सरफेस. ना जो ओशन है हम देखते हैं कि नॉर्मली ओशन, ये हमारा कौन सा ओशन है, यू मस्ट नो दैट दिस इज द पैसिफिक. पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन में देयर आर 2 इंपॉर्टेंट करंट्स. यहाँ से हमारा आ जाता है हम्बोल्ट करंट. दिस इज हम्बोल्ट और पेरू करंट. ठीक है, पेरू करंट. ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल करंट. और ये हमारा कौन सा करंट हो जाएगा, साउथ अमेरिका में जो करंट हमारा आ रहा है. ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जो आ रहा है, ईस्टर्ली करंट. ठीक है, अब ये जो करंट है ये नीचे से आ रहा है तो इट माइट बी कोल्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है. कोल्ड होने की वजह से ये एरिया क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है, आप को पता है अटकामा डेजर्ट है. यहाँ पे आपको, यहाँ पे चिली में आपको डेजर्ट मिलेंगे काफ़ी सारे. यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं ये बहुत कोल्ड होती हैं, ड्राई होती हैं. एंड ये जब यहाँ मूव करता है, ठीक है, टूवर्ड्स द टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे कम है मतलब प्रेशर क्या होगा, हाई. तो हाई टू लो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन है, लो कंडीशन है. जब ये ऐसे गया, यहाँ लो कंडीशन हुई तो यहाँ पे कौन सा करंट बन गया, यहाँ पे हो गया गरम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी. एंड दिस इज द नॉर्मल कंडीशन जो यूजुअली हमको देखने को मिलती है. मगर जब एलनीनो इज द रिवर्स, जब ये करंट रिवर्स हो जाते हैं, ये अभी तक करंट कौन सा था, अभी तक कोल्ड करंट था, पेरू और हम्बोल्ट करंट. इट बिकेम, क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया, बिकॉज ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन कह सकते हैं. अब तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हम कह सकते हैं ये करंट क्या बन गया, हॉट हो गया. अब यहाँ पे अभी तक क्या था, डेजर्ट था, बट अब यहाँ पे क्या हो गई, बारिश होने लगी. क्योंकि हॉट करंट्स क्या होते हैं, ऊपर को जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, क्लाउड्स क्रिएट करेंगे. क्लाउड होगा तो बारिश हो जाएगी. और यहाँ कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई, कोल्ड कंडीशन. यहाँ पे क्या हो गया, डेजर्ट लाइक कंडीशन, ड्राई कंडीशन, कोल्ड कंडीशन. और ये हमारे किसको इफेक्ट करता है, दिस इफेक्ट्स आर मॉनसून ऑल्सो. एंड लानीना, वही सिस्टम मैंने आपको जो बताया, लानीना इज अ नॉर्मल पीरियड जिसमें यहाँ पे कौन सा करंट होगा, यहाँ पे होगा हम्बोल्ट करंट विच इज हॉट कोल्ड इन नेचर. एंड यहाँ पे आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट होगा जो कि क्या है, हॉट इन नेचर. और हॉट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंटेंस रेनफॉल होगी, मॉनसून आपका अच्छा होगा इन इंडिया. सो दिस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इफेक्ट्स एवरी कंडीशन, मतलब आपका लैंड इफेक्ट होगा, आपका ओशंस इफेक्ट होंगे, एंड इवन योर every type of climatic condition will be affected by this atmospheric circulation. Next we come to the seasonal winds. Now मैंने कल जो पार्ट 1 था उसमें कुछ winds को मैंने डिस्कस किया था, that is local wind. and local wind में मैंने आपको बताया था लैंड ब्रीज के बारे में भी डिटेल में गई थी. लैंड ब्रीज में क्या होता है, हाई प्रेशर कंडीशन एंड लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होती है. कब हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है. टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉरी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है. सॉरी, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, दिस इज द कंडीशन. आई हैव ब्रॉट यू द डायग्राम. सो यहाँ पे क्या हुआ, दिन हो रहा है सपोज, ठीक है. दिन में क्या हुआ, आपको पता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है, वाटर की कम होती है. रात में क्या था, ये ठंडा, तो ये ठंडा ही रहता है, धीरे धीरे अपनी हीट रिलीज करता है. मगर जो लैंड होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है. गर्म होने के बाद हीट राइज अप होगी, ये मूव थ्रू करेगी, ये इधर आएगी. तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट होंगी, यहाँ पे क्रिएट होंगी हाई प्रेशर कंडीशन एंड यहाँ पे लो प्रेशर. तो ऐसे आपका सर्कुलेशन होगा. वेयर एज जब ये क्या हो गया, कूल, या फिर रात आ गई, रात को क्या हुआ, गर्म हो नहीं रहा है, लैंड तो जल्दी ठंडा हो गया, मगर अभी ये गर्म तो हुआ ही था, अब ये धीरे धीरे अपनी हीट रिलीज कर रहा है. तो यहाँ पे रिवर्सल ऑफ द कंडीशन हो जाएगी, दैट इज अ लैंड ब्रीज. नेक्स्ट लोकल विंड्स. लोकल विंड्स को हम थोड़ा डिटेल में और कर लेते हैं, सो दैट यू मस्ट नो कि जो लोकल विंड्स है कहाँ कहाँ ब्लो थ्रू करती हैं.
तो सबसे पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो आपकी विंड होती है दैट इज़ लू, जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। लू नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान में मिलेगी, मई एंड जून में मिलती है, एंड दिस कॉज वेरी हार्मफुल हीट स्ट्रोक जिसमें होते हैं वो होता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्लॉन। फ्लॉन एक बेनिफिशियल विंड है जो कि एल्प्स में, यहाँ पे एल्प्स हैं आपके, दिस इज यूरोप, एल्प्स में मिलती है, एंड इट ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग गस्टी ड्राई वार्म विंड। ये हेल्प करती है यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है इसको ड्राई अप करने में, एंड यहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग एंड रिपनिंग ऑफ ग्रेप्स होता है, ठीक है। देन कम्स टू द चिनूक। चिनूक जो होती है ये यूएस एंड कनाडा में मिलती हैं, रॉकीज से फ्लो थ्रू करती है, एंड इट इज ऑल्सो एन बेनिफिशियल, ये भी यहाँ पे क्या क्रिएट करती हैं, ग्रासलैंड्स क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट कम टू द मिस्ट्राल। मिस्ट्राल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इज एन हार्मफुल विंड, ऑल्दो ये कहाँ पे फ्लो होती है, रोन रिवर वैली में, एंड इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई विंड। ये कौन सी विंड है, कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है, साउथ फ्रांस में फ्लो करती है। नाउ सिरक्को, सिरक्को आपको मिल जाएगी, मेडिटेरियन विंड कराते हैं इसको, और ये सहारा डेजर्ट से करती है, रीचेस हरिकेन स्पीड इन द नॉर्दर्न अफ्रीका एंड द सदर्न यूरोप में ये इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, एंड ऑल्सो सिरक्को कॉज डस्ट ड्राई कंडीशन अलॉन्ग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड स्टॉर्म, क्योंकि यहाँ से क्या ले जाएगी, ये पानी ले जाएगी मेडिटेरियन से इन द यूरोप, और यू कैन से द मेडिटेरियन सी से ये पानी ले जाएगी यूरोप में, तो यहाँ पे कूल एंड वेट कंडीशन ये क्रिएट करती है, ठीक है। तो इतनी आपको समझ में आई होंगी विंड्स। नेक्स्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट विंड दैट इज द ब्रिक फील्डर, वेरी हॉट एंड नॉर्थ ईस्ट समर में ये होती हैं, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, और ये डस्ट एंड स्टॉर्म क्रिएट करती हैं बेसिकली इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा डेजर्ट देखने को मिलता है, यू ऑल नो दे आर ग्रेट डेजर्ट, ग्रेट डेजर्ट मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। हमने चिनूक के बारे में अभी हमने पढ़ी लिया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हबब्बो। हबब्बो दिस इज नॉन डायरेक्शनल विंड होती है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं होती है, ये सैंडस्टॉर्म क्रिएट करती है इन द नॉर्दर्न अफ्रीका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विंड इज लेवेंटर विंड। लेवेंटर विंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एंड लेवेंटर इज अ प्लीजेंट एंड मॉइस्ट ईस्ट विंड दैट ब्रिंग द माइल्ड विंटर्स, और यू कैन से द वेदर टू द मेडिटेरियन। सो विद दिस ज़्यादा विंड्स आप ज़्यादा गो थ्रू मत करो, बिकॉज इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई, जो कि मुझे लगा कि ये पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कैटाबैटिक एंड एनाबैटिक मूवमेंट ऑफ द एयर ऑन द जो आपकी क्या होती हैं, माउंटेन्स। सो जो माउंटेन रीजन होता है ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो स्लोप होता है ये जल्दी से हीट अप हो जाता है, ठीक है, ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। जब ये हीट अप हो जाता है तो क्या होगा, हीट होने से क्या होगा, इट विल राइज अप, यहाँ से एयर क्या होगी, ऊपर को तरफ उठेगी, एंड दिस एयर इज नोन एज, ये जो एयर गर्म एयर ऊपर की तरफ उठती है यहाँ पे क्या कॉज करेंगी, यहाँ पे जाके वो ठंडी हो जाएगी, एंड दीज विंड्स आर नोन एज, these winds are known as वैली ब्रीज। इनको क्या कहते हैं, वैली ब्रीज या वैली विंड कहते हैं। मगर वही विंड जब ये कोल्ड हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगी, कंडेंस डाउन होगी, कंडेंस डाउन की वजह से वैली के रीजन में क्या होगा, फॉगी कंडीशन क्रिएट होंगी, एंड दिस कंडीशंस क्रिएट्स द प्लेटू में क्या हो जाती है, द कूल कंडीशन से कैटाबैटिक, एनाबैटिक, इसको क्या बोलते हैं, एनाबैटिक कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक कंडीशन। फाइन। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एयर मास। एयर मास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 5 मेजर सोर्सेज होते हैं एयर मास के। सबसे पहला होता है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, ठीक है। तो एयर मास का आपको समझना चाहिए, ये क्या होती है, एयर मास क्या होती है, एयर जो है अगर एक जगह पे होमोजीनियस जगह पे सिग्निफिकेंट टाइम के लिए रहती है तो वो उस जगह की कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने पास ले लेती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कंडक्शन कन्वेक्शन इसके बारे में कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, कंडक्शन कन्वेक्शन एडवेक्शन, ठीक है, इन द फर्स्ट चैप्टर। सो द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी इज नोन एज अ एयर मास। तो जो भी एयर जिसका डिस्टिंक्टिव फीचर होगा इन टर्म ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, these are known as एयर मास। सो सबसे पहले वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, दूसरा है सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, रिलेटिवली कोल्ड एंड हाई लैटिट्यूड ओशन, द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स, परमानेंटली आइस कवर्ड एंड कवर्ड विद कॉन्टिनेंट्स इन द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक। तो ये 5 जगह, इन 5 जगह को आपको बाय हार्ट याद कर लेना है, ठीक है। नाउ द एयर मास जो होता है
वो डिपेंड करता है डिफरेंट लोकेशन पे वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेडिटेरियन ट्रॉपिकल। यहाँ पे मेडिटेरियन ट्रॉपिकल्स मिल रहा है आपको, मेडिटेरियन ट्रॉपिकल रीजन। तो मेडिटेरियन ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल रीजन, एंड देन कम्स टू द मैरीटाइम पोलर रीजन। मैरीटाइम पोलर रीजन यहाँ पे आ गया। कॉन्टिनेंटल पोलर रीजन यहाँ पे आपको रशिया के पास देखने को मिल जाएगा, एंड सम प्लेसेस ऑफ अलास्का एंड कनाडा के पास आपको देखने, एंड देन इट्स कम टू द कॉन्टिनेंटल आर्टिक रीजन। फाइन, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए बाय हार्ट। वैसे इतना डिटेल में जाने की इसको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑप्शनल। तो जीएस के लिए इतना बहुत है, ठीक है। कहते हैं फ्रंट्स के बारे में। फ्रंट्स क्या होते हैं बेसिकली? फ्रंट्स व्हेन टू डिफरेंट एयर मास मीट करते हैं। एयर मास हमने पढ़े कितने तरीके के होते हैं, कोल्ड एंड वार्म। जब ये मीट करते हैं कहीं पे किसी बाउंड्री पे, दैट बाउंड्री इज नोन एज अ फ्रंट, एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है, फाइन। तो इसे कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रंट्स। सबसे पहले होता है कोल्ड फ्रंट, देन वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट एंड द स्टेशनरी फ्रंट। व्हेन द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुक गया, ये कौन सा फ्रंट कहलाया जाता है? स्टेशनरी फ्रंट। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग में इसके पढ़ेंगे फ्रंट्स के बारे में, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम फ्रंट कौन सा पढ़ेंगे? कोल्ड फ्रंट। व्हेन द कोल्ड फ्रंट, जो कोल्ड फ्रंट या कोल्ड एयर मास होता है वो वार्म एयर मास के कांटेक्ट में आता है, एंड इट गोज अप, ऊपर जाता है एकदम से, क्योंकि कोई एक मास एक में एकदम से मिल नहीं सकता, वो ऊपर उठेगा। दैट फ्रंट फॉर्म्स अ कोल्ड फ्रंट, ठीक है। अभी कोल्ड फ्रंट की एक खास बात है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट तरीके के क्लाउड्स फॉर्म होंगे, एंड दीज क्लाउड फॉर्म अ वेरी एक्सटेंसिव, यहाँ पे रेनफॉल पैदा करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट है, दैट इज़ अ वार्म फ्रंट। अब वार्म फ्रंट किसके ऊपर स्लाइड डाउन करता है? कोल्ड फ्रंट के ऊपर स्लाइड डाउन करता है, एंड जो वार्म फ्रंट है ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो धीरे धीरे ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? ग्रेजुअली क्या होगा, थोड़े बहुत क्लाउड्स बनेंगे, थोड़ा ड्रिजल होगा, एंड जनरली दीज फ्रंट्स आर मोस्टली वार्मर फ्रंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट दैट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। इट इज़ डेवलप्ड, कब डेवलप होता है? व्हेन द फास्ट मूविंग कोल्ड फ्रंट्स ओवरटेक अ स्लो मूविंग वार्म फ्रंट। सो जो वार्म फ्रंट होता है, द वार्म फ्रंट दिस इज स्लो मूविंग, ये कैसे मूव करता है? स्लोली मूव करता है। वेयर एज द कोल्ड फ्रंट होता है, इट मूव्स फास्ट। तभी तो यहाँ पे जब एकदम एब्रप्टली ऊपर जाएगा तो क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, एंड ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स आने के चांसेस हो जाते हैं। दैट्स वाई कोल्ड फ्रंट इज़ मोस्ट डेंजरस, एंड वार्म फ्रंट इज़ मतलब ओकेश, लाइक वहाँ पे ड्रिजल होगी थोड़ा, एंड वार्म कंडीशन मेंटेन रहेगी। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होगा? जब कोल्ड फ्रंट जो तेज़ी से आ रहा है, वो जो स्लो फ्रंट है वार्म फ्रंट उसको ओवरटेक कर लेगा, ठीक है, ठीक है, लिफ्टिंग द वार्म एयर मास कंप्लीटली ओवर द ग्राउंड एंड क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड वेदर पैटर्न। और इस फ्रंट में कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड एयर पैटर्न ऐसा नहीं होगा जिसमें हमने अभी सेपरेट पढ़ा कि यहाँ पे ज़्यादा तेज़ बारिश है, यहाँ पे ड्रिजल है। यहाँ पे मिक्स्ड पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे ड्रिजल प्लस थंडरस्टॉर्म दोनों होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रंट इज द स्टेशनरी फ्रंट्स। नाउ स्टेशनरी फ्रंट्स हैपन व्हेन टू अपोजिट एयर मास स्टेल, जब दो अपोजिट एयर मास रुक जाते हैं, स्टेल कर जाते हैं, विद नीदर हैविंग इनफ फोर्स टू डिस्प्लेस ईच अदर, और एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। सो जब ये दोनों एयर मास एक जगह रुक गए तो क्या होगा? यहाँ पे जो कंडीशन क्रिएट होगी वो क्लाउडीनेस की कंडीशन क्रिएट होगी, एंड परसिस्टेंट प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होगी। तो हमने 4 फ्रंट्स पढ़े, एंड दीज फ्रंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली पूछे जाते हैं इन द रिटन फॉर्म एंड इन द प्रिलिमिनरी फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में बेसिक फीचर्स इनके पता होना चाहिए, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट एंड स्टेशनरी फ्रंट। अब नेक्स्ट चैप्टर जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इसमें हम इसमें एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड जो क्लाउड फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, क्योंकि ये फ्रंट्स ही होते हैं जो हमारे क्लाउड फॉर्मेशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको हेल्प करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज टर्मिनोलॉजीज, एंड दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप इसको समझे होंगे। नेक्स्ट वी कम टू
PYQs कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है क्या वो हमारे लिए रिलेवेंट था, क्या वो PYQs की फॉर्म में पूछा गया है। सो देख लेते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, दैट इज विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व करेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, इज इट करेक्ट? यस, इट इज़ करेक्ट। जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे विंड वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल एंड इट इज़ एब्सेंट इन द इक्वेटर, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। मैंने बताया था ये भी, आप ऊपर जाकर या पीछे जाके देखोगे इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 से है, दैट इज द हाई क्लाउड्स primarily reflects solar radiation and cools the surface of the earth। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, these statements are contradictory। हम कैसे कह सकते हैं हाई क्लाउड ही करता है और कोई करता ही नहीं है। Now next, low cloud have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause a warming effect। Is it true or false? It is also contradictory। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, neither 1 nor 2। Now we come to the next question, that is about the jet stream। मैंने jet stream का concept अभी आप। Now next question is from 2022। Consider the following statement। Number 1, the jet stream occurs in northern hemisphere only। ये कब है? Now only statement में जब आ जाता है सो इट बिकेम वेरी स्पेसिफिक। तो ओनली तो कहीं भी स्टेटमेंट में आए मोस्टली, मतलब 99% ऐसे ही अगर स्टेटमेंट में ओनली लिखा हुआ आ रहा है तो दी स्टेटमेंट आर फॉल्स इन नेचर। नाउ ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने अभी बताया कि ओनली ऊपर की स्टेटमेंट है तो ये गलत होगा 99, मगर 1% केसेस हैं। तो इसके लिए आपको डीप डाइव करना पड़ेगा कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीप डाइव करके साइक्लोन्स के बारे में, नेक्स्ट में पार्ट में बताऊंगी। तो इसमें हम डीप डाइव करेंगे कि साइक्लोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सेट्रा के बारे में, ठीक है। नाउ थर्ड ऑप्शन इज द टेम्परेचर इनसाइड द साइक्लोन आई ऑफ साइक्लोन इज 10 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। ऐसा तो कुछ है नहीं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस क्यों होगा? पहली बात तो आई में प्रेशर क्या होगा, हाई होता है। हाई प्रेशर की लो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस होती है नीचे की तरफ, तो लो प्रेशर कंडीशन का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, हाई हो गया। तो यहाँ पे ये लेस क्यों होगा सराउंडिंग के कंडीशंस के? आपको भी पता है जब साइक्लोन आता है, जो लोग कोस्टल एरिया में रह रहे होंगे उनको भी फील अप होता होगा, एकदम बारिश के बाद एकदम सूखा, गर्मी, ड्राइनेस, कॉन्स्टेंट विंड नहीं चलती है, तो वो कंडीशन क्या होती है, आई जब आ जाती है तब होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर विल बी सी, 2 ओनली करेक्ट। नेक्स्ट, a new type of El Nino called El Nino Modiki appeared in the news। In this context, consider the following statement। एल नीनो मोदकी, मैंने एल नीनो के बारे में आपको बताया था, एल नीनो कंडीशंस के बारे में बताया था। एल नीनो मोदकी एक नया कंसेप्ट है। देखिए एल नीनो मोदकी क्या है, जो रीअकरिंग, मोस्टली एल नीनोस क्या होते हैं, हम कहते हैं 7 साल बाद आते हैं, मगर आज के टाइम में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन, कि जो अब हम सोचते हैं कि 7 साल बाद आएगा वो 3-4 साल में ही आ जाता है एल नीनो। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एल नीनो मोदकी क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा पैसिफिक ओशन है साउथ सदर्न, तो इस साइड आपका ऑस्ट्रेलिया था एंड इस साइड आपका सदर्न अमेरिका था, ठीक है, साउथ अमेरिका था। सो साउथ अमेरिका के पास से कौन से करंट्स जाते हैं, हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट विच आर कोल्ड इन नेचर, बट ये जब हॉट हो जाते हैं ये कौन सी कंडीशन क्रिएट करते हैं, एल नीनो, और जब ये कोल्ड रहते हैं दिस इज द नॉर्मल ईयर और यू कैन से द ला नीना ईयर। मगर एल नीनो मोदकी में क्या होता है, ये भी पैसिफिक ओशन में ही होता है, बट इसमें क्या होता है, वार्मिंग इन द सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक, जो सेंट्रल एरिया होता है यहाँ पे गर्म होता है यूजुअली, एंड दोनों साइड, इस साइड दोनों साइड कौन से करंट्स होंगे, कोल्ड करंट्स होंगे। कोल्ड करंट्स का मैंने मतलब बताया था, कोल्ड करंट में वार्म
एयर क्या करती है, कंडेंस हो जाती, कंडेंस होने के बाद उसकी डेंसिटी हाई होती है, वो नीचे आ जाती है. सो दिस कॉज डेजर्ट लाइक कंडीशन इन बोथ द साइड. एंड जो बीच का एरिया होता है यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, इट कॉज अ रेनफॉल लाइक कंडीशन. तो मोदकी शब्द जो है दिस इज जापानीज वर्ड, ठीक है, जापान से वर्ड आया है. सिमिलर बट डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर बट डिफरेंट. ठीक है, समझ में आया. तो अब इस कंसेप्ट को डिटेल में करते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉर्मल एल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक वेयर एज एल नीनो मोदकी इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. ये क्या करा, यूपीएससी का खेला है ये क्या करा, इसने इंटरचेंज कर दिया लोकेशंस को. तो पहले ही क्वेश्चन जो पॉइंट है ये आपका गलत हो गया. नेक्स्ट इज नॉर्मल एल नीनो रिजल्ट इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन, बट एल नीनो मोदकी रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी. ये सही है, हमें पता है कि एल नीनो में क्या होता है, हरिकेन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं अटलांटिक में, क्योंकि इसमें क्या रिवर्सल हो जाता है, जो वार्म करंट्स हैं वो इस साइड चले जाएंगे एंड कोल्ड करंट इस साइड आ जाएंगे, आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की साइड आ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, हरिकेन कंडीशन पूरा, मतलब जो एल नीनो है वो आपका इंडियन ओशन, आपका अटलांटिक ओशन, आपका पैसिफिक ओशन, ये जितने भी ओशंस हैं उनको अफेक्ट करता है. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, 2 ओनली. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखी होगी उन्हें समझ में आया होगा कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो हमारी विंड भी ऐसे फ्लो कर रही है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, वेयर इज इन सदर्न हेमिस्फीयर इट रोटेट क्लॉकवाइज. तो किस वजह से रोटेट हो रही है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से. आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा. विद दिस आई कंप्लीट दिस सीरीज एंड जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी उसमें हम डिटेल में डाइव इन करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में एंड मैनी मोर डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोपेन के क्लाइमेटोलॉजी के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशंस डिस्कस करेंगे. टिल देन आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को डिटेल में जाके पढ़िए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो पेशेंटली. थैंक यू.